Hello everyone. Today I am going to start the topic of the chemistry, that is the classification of the elements and the periodicity in the properties of the elements. अब इसमें सबसे पहले आता है मैंडली प्रोडिक लॉ। मैंडली प्रोडिक लॉ जो था उसमें जो भी हमारे पास एलिमेंट्स थे उनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी उसको एटॉमिक मास के बेस पे स्टडी करते थे। फिर आया नेक्स्ट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आया, उसमें जो हमारे पास एलिमेंट्स थे उस टाइम, तो उसमें उस एलिमेंट्स की फिजिकल एंड जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी उनको उनके एटॉमिक नंबर के बेस पे स्टडी करते थे। फिर हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको 4 ब्लॉक्स में डिवाइड कर रखा है, एस, पी, डी एंड एफ। अब नेक्स्ट आता है मेन ग्रुप एलिमेंट्स कौन सा होता है या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं। तो वो वाले एलिमेंट जो कि हमारे पास एस और पी ब्लॉक के अंदर लाई करते हैं उनको हम मेन ग्रुप एलिमेंट्स बोलते हैं या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट आता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से वाले एलिमेंट्स हुए, वो वाले एलिमेंट्स जो कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में लाई करते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। तो जो ग्रुप 1 वाले एलिमेंट है वो अल्कली मेटल्स, ग्रुप 2 वालों को हम बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, यानी कि अल्कली मेटल्स। और जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स है वो उनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स भी बोलते हैं। अच्छा, अब इनकी जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है अल्कली मेटल के लिए होगी NS1 और अल्कलाइन के लिए होगी NS2। नेक्स्ट पी ब्लॉक एलिमेंट, जो पी ब्लॉक एलिमेंट है वो लाई करता है 13 से 18 ग्रुप तक। अब इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है NS2 NP126। ओके, अब इसमें 13 से 18 तक है। 18 जो हमारे पास ग्रुप है, 18 ग्रुप के अंदर हमारे पास एक हीलियम भी आता है, हमारे पास आता है हीलियम। अब जो हीलियम की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें सो दैट इज़ 1s2। 2 का मतलब क्या है, ये हमारे पास NS2 है, सॉरी NS है इसके लास्ट में, यानी कि ये हमारे पास कहाँ आना चाहिए, S ब्लॉक के अंदर आना चाहिए। S जो हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट है उसके अंदर आना चाहिए, क्योंकि जो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन हैं ये S में लाई कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये क्या है, हमारे पास जो लास्ट वैलेंस शेल है ये कंप्लीटली फिल्ड है, ये नोबल गैस की प्रॉपर्टीज़ दे रही हैं, तो इसलिए हम इसको S ब्लॉक में ना रख के इसको हम P ब्लॉक वाले में लेके जाते हैं, मतलब इसको हम 18th ग्रुप में रखते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट। अच्छा, डी ब्लॉक एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं डी ब्लॉक वाले को। अब ये हमारा लाई करता है 3 से 12 ग्रुप तक। इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है N-1, D1 to 10 और NS1 to 2। इसकी 4 ट्रांजिशन सीरीज होती हैं, 3D, 4D, 5D एंड 6D, जिसमें जो 6D होता है वो हमेशा क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। नेक्स्ट चलते हैं F ब्लॉक एलिमेंट की तरफ को, जिसको हम इनर ट्रांजिशन सीरीज भी बोलते हैं। अब इनकी जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है N-2 F 1 to 14, N-1 D 0 से 1, NS2। लास्ट है हमारे पास नोबल गैसेस। नोबल गैसेस हमारी कौन सी होती है, जो 18th ग्रुप होता है उसको नोबल गैसेस बोलते हैं। उसके अंदर जो हमारे पास आउटरमोस्ट जो कॉन्फ़िगरेशन आती है वो है NS2 एंड NP6। लेकिन सारे जितनी नोबल गैसेस है उसमें से सिर्फ एक हीलियम ही है जिसकी जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन 1s2 आती है। हीलियम के अलावा जो बाकी जितने भी एलिमेंट्स है इस ग्रुप के अंदर उनकी आती है NS2 एंड NP6। ये हमारे पास कहाँ लाई करते हैं, P में लाई करते हैं। ओके, इस ग्रुप में से सिर्फ एक हीलियम ही है जो कि P में लाई ना करते हुए जिसकी जो वैलेंस शेल है वो S लाई करती है। ओके, अब आता है एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस हमारा किस हिसाब से इंक्रीज और डिक्रीज करता है, जो एटॉमिक रेडियस है हमारा वो डिक्रीज करता है। अच्छा, एटॉमिक रेडियस होता क्या है, ये न्यूक्लियस का सेंटर और जो हमारे पास जो आउटरमोस्ट शेल है उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा इसको हम रेडियस बोलते हैं। अब ये किस हिसाब से इंक्रीज डिक्रीज करती है, तो ये हमारे पास लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज करेगी एटॉमिक रेडियस, और टॉप से बॉटम हमारी ये इंक्रीज करेगी। अब जो लेफ़्ट से राइट के अगर हम चलते हैं
तो यहाँ पे हमारा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता है। जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करेगा तब इसका जो साइज़ है वो डिक्रीज़ करेगा एटम का, और उसकी एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगी। जबकि टॉप से बॉटम की तरफ आते हुए हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ करता है, कम होता है, और इसमें हमारे पास शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज़ होते रहते हैं। तो उसकी वजह से नीचे की तरफ जो जैसे हम आएंगे तो उसकी रेडियस इंक्रीज़ करेगी एलिमेंट्स की। अब टाइप ऑफ रेडियस क्या क्या है? सबसे पहले आता है कोवेलेंट रेडियस। अब कोवेलेंट रेडियस में क्या आता है? हाफ द इंटरनल डिस्टेंस बिटवीन द टू सिमिलर atoms of any element which are covalently bonded to each other by a single covalent bond is called the covalent radius. Next, van der Waals radius. So half the internal separation between the two similar adjacent atoms belonging to the two neighboring molecule of the same substance in the solid state is called the van der Waals. VAN आना है यहाँ पे, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ी सी। van der Waals रेडियस ऑफ दैट एटम। अब बात करते हैं मेटालिक रेडियस की। तो हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द टू एडजेसेंट मेटल एटम इन अ क्लोज्ड पैक्ड लैटिस ऑफ द मेटल इज कॉल्ड द मेटालिक रेडियस। अब अगर इन तीनों को कंपेयर करेंगे तो किसकी ज़्यादा है, किसकी कम है रेडियस? तो सबसे ज़्यादा आती है van der Waals रेडियस, सबसे ज़्यादा, उससे कम मेटालिक, सबसे कम आती है कोवेलेंट रेडियस। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आयनिक रेडियस के बारे में। तो जो आयनिक रेडियस है दैट इज द इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन आयन अप टू विच इट हैज़ एन इन्फ्लुएंस ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज कॉल्ड द आयनिक रेडियस। अब हमारे पास आयन्स होते हैं, एक कैटायन होता है, एक हमारे पास एनायन होता है। अब जो कैटायन होता है वो हमारे पास छोटा आता है क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज यानी कि उसमें से इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं। और एनायन हमारे पास होता है नेगेटिव चार्ज, मतलब उसके अंदर हमारे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एनायन हमारे पास बड़ा है और कैटायन हमारे पास छोटा होता है। तो अगर कैटायन में हमारे पास चार्जेस बढ़ते हैं तो उसका जो रेडियस है वो कम होती रहेगी, और अगर एनायन का हमारे पास साइज़ बढ़ता है तो अगर एनायन का हमारे पास चार्जेस बढ़ते हैं यानी कि नेगेटिव चार्ज बढ़ता रहता है तो एनायन की रेडियाई हमारे पास इंक्रीज़ होगी, कैटायन की रेडियाई डिक्रीज़ करेगी, एनायन की रेडियाई इंक्रीज़ करेगी अगर उनके ऊपर के जो चार्जेस है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं। अब बात आती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। रीड करिए। द आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज द मोलर एंथैल्पी चेंज अकम्पनिंग द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गैसियस फेज एटम और आयन इन इट्स ग्राउंड स्टेट। इसमें क्या होता है? रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है। अब जब हम पीरियड में चलते हैं या फिर हम ग्रुप में चलते हैं तो कौन से किस तरफ को हमारे जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने ज़्यादा ईजी होते हैं, लेफ़्ट टू राइट या फिर टॉप से बॉटम में? अब हमारे पास तो हमारे पास क्या आ गया, रिजल्ट क्या आ गया? तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज़ करेगी टॉप से बॉटम की तरफ अगर हम जाएंगे, लेकिन जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो इंक्रीज़ करेगी अगर हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये हमारे पास क्या हुई? This is the molar enthalpy change when an isolated gaseous atom of the ion in its ground state adds an electron to form the corresponding anion. Thus, the enthalpy change for the reaction is called the electron gain enthalpy. मतलब इसमें हम गेनिंग की बात करें जो ऐड कर सकता है, तो इसमें हमारे पास पीरियोडिसिटी क्या आएगी? पीरियड में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो इंक्रीज़ करेगी लेफ़्ट से राइट तक, और ग्रुप में हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज़ करेगी टॉप से बॉटम। नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है कि हमारे पास जो टेंडेंसी कितनी है किसी एटम की, टेंडेंसी आएगा यहाँ पे, डेंसिटी नहीं है, सॉरी। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इटसेल्फ इज टर्म्ड एज अ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलेंगे। नेक्स्ट अब इसमें वापस क्या चेंज आता है पीरियोडिकली?
अब पीरियड्स में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज करेगी लेफ्ट से राइट की तरफ, बल्कि ग्रुप में जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज करेगी टॉप से बॉटम की तरफ। अब आते हैं वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट्स को देख लेते हैं। वैलेंसी कहाँ से कहाँ इंक्रीज डिक्रीज कर रही है, तो लेफ्ट से राइट को जाते हुए हमारे पास वैलेंसी डिक्रीज कर रही है, लेकिन टॉप से बॉटम तक आते आते हमारे पास जो वैलेंसी है वो क्या है, इसकी कांस्टेंट रहेगी। यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हैं, सॉरी। पीरियड के अंदर लेफ्ट से राइट जाते हुए जो वैलेंसी है हमारे पास क्या कर रही है, वो इंक्रीज कर रही है, लेकिन जब हम टॉप से बॉटम में आएंगे इसकी जो वैलेंसी है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट। ये याद रखने वाली चीज़ है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव या फिर मेटालिक करैक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव होने की टेंडेंसी, पॉजिटिव होने की टेंडेंसी यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी जिसमें ज़्यादा होगी वो उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, या फिर उसको इतना ज़्यादा मेटालिक करैक्टर उसका ज़्यादा होगा। तो अब जो एलिमेंट्स है हैविंग द लो आयनाइजेशन एनर्जी हैव द हायर टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, दस दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और द मेटालिक इन देयर बिहेवियर। तो जितने अल्कली मेटल्स है वो क्या हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। अब इनकी प्रोडिसिटी के बारे में अगर डिस्कस करें तो पीरियड के अंदर जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है या फिर मेटालिक करैक्टर है वो डिक्रीज करेगा, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करेगा, और टॉप टू बॉटम ये हमारे पास इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोनेगेटिव और नॉन मेटालिक करैक्टर। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव होने की जितनी टेंडेंसी है, नेगेटिव होने की टेंडेंसी का मतलब क्या है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की जितनी टेंडेंसी है, गेन करना यानी कि एनायन नेगेटिव होना। सो टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म एन एनायन इज कॉल्ड इट्स नॉन मेटालिक और द इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। अब द एलिमेंट हैविंग हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैव द हाई टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो हमारे पास पीरियडिसिटी में हमारे पास क्या आ रहा है, तो पीरियड्स के अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी लेफ्ट से राइट तक, लेकिन टॉप से बॉटम में ये हमारी डिक्रीज करेगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल्स के बारे में, कैसे रिएक्ट करते हैं। रिएक्टिविटी में क्या है कि पीरियड के अंदर द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज द इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज इन अ पीरियड, सो द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल डिक्रीजेज। अब क्योंकि हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी डिक्रीज हो रही है, तो मेटल की जो रिएक्टिविटी है वो भी डिक्रीज करेगी, और इसके ऑपोजिट टॉप से बॉटम में क्या करेगी, वो इंक्रीज करेगी। अब रिएक्टिविटी ऑफ द नॉन मेटल भी मेटल का देखा, हम नॉन मेटल का स्टडी कर लेते हैं। नॉन मेटल में क्या आता है, तो इन पीरियड द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू गेन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज इन अ पीरियड, सो रिएक्टिविटी ऑफ द नॉन मेटल इंक्रीजेज। ये आपके पास क्या होगा, ऑपोजिट होगा मेटल से। मेटल में क्या हो रहा था हमारा पीरियड के अंदर, डिक्रीज कर रही थी, लेकिन नॉन मेटल के लिए रिएक्टिविटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड। और ग्रुप के अंदर क्या करेगी, टॉप टू बॉटम नॉन मेटल इसकी जो रिएक्टिविटी है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी ऑफ द एल्की मेटल कार्बोनेटेड एंड द बाइकार्बोनेटेड। इसकी पीरियोडिसिटी को देखते हैं, पीरियोडिसिटी इन द ग्रुप। तो जो सॉल्युबिलिटी ऑफ द एल्कली मेटल है, एल्कली मेटल कार्बोनेटेड या बाइकार्बोनेट्स हैं इन वाटर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ये ऊपर से नीचे तक क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। और जो एल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड या फिर सल्फेट्स हैं वो क्या करते हैं, जो ये है ये ग्रुप के अंदर हमारे पास जो इनकी सॉल्युबिलिटी है एल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड और एल्कलाइन अर्थ मेटल के सल्फेट्स है, जो उनकी सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर इंक्रीज करती है ग्रुप के अंदर। नेक्स्ट आया है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द एल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड, periodicity in the group. The basic strength of the alkaline earth metal hydroxide in water increases down the group from beryllium to the barium.
अब ये एक छोटा सा एक और आता है कि थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट ऑफ द एल्कली एंड द एल्केलाइन अर्थ मेटल। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट नोट करने वाली चीज़ क्या है कि एक्सेप्ट लिथियम कार्बोनेट के अलावा जितने भी दूसरे कार्बोनेट है एल्कली मेटल के, वो क्या है, वो स्टेबल रहेंगे टूवर्ड्स द हीट, वो कुछ रिएक्ट नहीं करेंगे। तो जो कार्बोनेट है ऑफ द एल्कली मेटल एक्सेप्ट लिथियम कार्बोनेट डू नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग। लिथियम कार्बोनेट के अलावा एल्कली के जितने भी कार्बोनेट है वो हीट होने पे डिकम्पोज नहीं करेंगे। सिर्फ कौन से वाला करेगा, लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोज करेगा। ये देखिए लिथियम कार्बोनेट क्या कर रहा है, डिकम्पोज कर रहा है, और डिकम्पोज होने पे हीट होने पे क्या छोड़ेगा, वो लिथियम ऑक्साइड छोड़ेगा। अब बात करते हैं कार्बोनेट ऑफ द एल्केलाइन अर्थ मेटल के बारे में। ये क्या है, लेस स्टेबल है। एल्कली क्या है, ज़्यादा स्टेबल है एक्सेप्ट लिथियम कार्बोनेट के, लेकिन जो एल्केलाइन है वो एल्कली के कंपेयर में कम स्टेबल हैं। तो ये क्या करते हैं, ये डिकम्पोज हो जाते हैं। एल्केलाइन जो हैं जिनको जब गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं। डिकम्पोज होके क्या बनाते हैं, ये ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। सो द डिकम्पोजिशन टेम्परेचर ऑफ द एल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट इंक्रीजेज एज वी गो डाउन द ग्रुप। ऊपर से जैसे हम नीचे जाएंगे तो इसका जो डिकम्पोजिशन टेम्परेचर है ऑफ द एल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट्स के लिए वो इंक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप। अब लास्ट है एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ द सेकंड पीरियड एलिमेंट। इनकी जो एनोमलस प्रॉपर्टीज हैं दैट इज एट्रीब्यूटेड टू द स्मॉल साइज, large charge radius ratio, high electronegativity, non availability of the d orbital in the valence shell. The first member of each group of the p block element display greater ability to form pp multiple bond to itself and to other second period elements compared to subsequent member of the group. ये इसकी कुछ अलग सी प्रॉपर्टी है। अच्छा, अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सप्लेनेशन है वो यहीं पे ख़त्म होती है। इसके बाद इसके बेस पे कुछ एमसीक्यूज़ है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। सो थैंक यू वेरी मच। बहुत मेहनत लगी है इसको बनाने में, गलती हो गई हो तो माफ़ करना। बाकी अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।